हेलो ऑल, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने आपके साथ जर्नल एंट्रीज देखी थी इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, दैट इज ट्रांसफरी कंपनी। और हम लोगों ने दो मेथड्स देखे थे, दैट अमेलगमेशन इज इन नेचर ऑफ परचेज एंड अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। इसमें से हम लोगों ने केस देखा था अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। हमने लास्ट क्लास में ये सब सीखा था। आज हम इसी को एक क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, और हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मर्जर का है और कौन सा क्वेश्चन परचेज का है। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में, जब हमने एक परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन किया था, तब हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था विद रिगार्ड टू परचेज कंसिडरेशन, राइट। तो आज हम इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एंड किया था, शो द कैलकुलेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। नाउ यू हैव टू अज्यूम दैट द क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग अबाउट पोस्ट जर्नल एंट्रीज फॉर पी लिमिटेड। इस क्वेश्चन में V लिमिटेड वॉज टेकन ओवर बाय P लिमिटेड। तो P लिमिटेड की बुक्स में मुझे एंट्रीज करके दिखानी है। आप लोग परचेज कंसिडरेशन के लिए पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं। अगर आपको अब इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्वेश्चन मर्जर का है या फिर ये क्वेश्चन परचेज का है। तो ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको मर्जर के केस में कुछ कंडीशंस बताई थी। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज का। तो यहाँ पे मुझे डिस्चार्ज ऑफ पीसी इज पेएबल बाय पी लिमिटेड एज फॉलोज। अब मुझे एक चीज याद है कि जब मर्जर होता है उस केस में हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स को परचेज कंसिडरेशन दी जानी चाहिए। बट अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें मुझे बोला गया है, सबसे पहली कंडीशन ब्रीच होती हुई यहाँ पे दिख रही है, पीसी टू बी डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ 20% इन कैश। पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो दिया जाएगा वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, कोई कैश का पेमेंट नहीं होगा। कैश यूज हो सकता है सिर्फ फ्रैक्शनल शेयर्स के केसेस में। तो पहली कंडीशन तो यहीं पे ब्रीच हो गई। दूसरी कंडीशन मेरी ब्रीच होती हुई यहां दिख रही है, जहां पे मैंने बोला है द इशू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर्स। क्या मतलब है? इसका मतलब मैं फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिस्चार्ज कर रही हूं, मैं उनको भी पीसी दे रही हूं, ये पीसी का पार्ट है। लेकिन मुझे पता है कि इन केस ऑफ मर्जर, अमेलगमेशन इन केस ऑफ मर्जर के केस में मुझे प्रेफरेंस शेयर को कोई पीसी नहीं देनी होती है, मुझे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को पीसी फॉर्मेट में देना होता है। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को हम जनरल एंट्रीज में डाल के देखेंगे कि एंट्रीज इस क्वेश्चन के लिए कैसे डलेंगी। क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एक ब्रीफ आपको दे देती हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैट्यूटरी रिजर्व। ओके, स्टैट्यूटरी रिजर्व भी मुझे दिया हुआ है, डिबेंचर्स दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं। ये मेरी एसेट्स हो गई सारी की सारी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गुडविल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। ठीक हो गया। मुझे अग्रीड वैल्यू दी हुई है पीपीई की, मुझे गुडविल दे रखी है किस वैल्यू पे टेक ओवर करनी है, इन्वेंट्रीज का कुछ बताया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल का कुछ बताया हुआ है, ट्रेड पेबल के बारे में कुछ बताया हुआ है, और उसके बाद ये बताया हुआ है कि मेरी पीसी कैसे कैसे डिस्चार्ज होगी। ठीक है, और एक पॉइंट मुझे और दिया हुआ है कि लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस ओल्ड कंपनी के न्यू कंपनी ने पे करे हैं, तो वो है टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। सो लेट्स बिगिन। हम बनाने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ पी लिमिटेड। एंड हु इज पी लिमिटेड? इट इज माय न्यू कंपनी, इट इज माय ट्रांसफरी कंपनी। और क्वेश्चन हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज का। ठीक हो गया। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहली एंट्री जो हम पोस्ट करते थे वो थी ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस को खरीदते टाइम हमारी पहली एंट्री डलती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, मेरे जेब से खर्चा हो गया, टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ठीक हो गया। और ये अमाउंट डलेगा पीसी का। बस इसी को हमने पोस्ट करना है। फर्स्ट एंट्री इज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड। ओके, अब जो जो मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से मैं अपनी इंफॉर्मेशन को पुट करती जाऊंगी। और मेरी लास्ट क्लास में जो पीसी निकल के आई थी वो ये रही,
ये रही मेरी फाइनल परचेज कंसिडरेशन। मैंने पहले एसेट्स को टोटल किया था, फिर मैंने उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस किया था, तो ये मेरा अमाउंट आया था परचेज कंसिडरेशन का, राइट। तो 2,28,600 इज द अमाउंट ऑफ माई परचेज कंसिडरेशन। वो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब मेरी नेक्स्ट एंट्री आती है जहां पे मैं सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करूंगी, ठीक है। For taking over assets and liabilities of the transferor company, तो sundry asset account debit to sundry liabilities to business purchase। अगर कोई भी डिफरेंस रह जाएगा तो वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक हो गया। सो लेट्स चेक। अब जैसे जैसे मैंने परचेज कंसिडरेशन में एसेट टेक ओवर करी थी वैसे वैसे मैं लेती जाऊंगी। देखिए पीपीई मेरा टेक ओवर हुआ था एक 1,50,000 पे और दूसरा था 60,000 पे। तो सबसे पहले मैं एंट्री लिखूंगी पीपीई अकाउंट डेबिट। आप लोग पूरा लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर इसका अमाउंट आया था मेरा 1,50,000 प्लस 60,000, क्योंकि 50% करके हमने दिया था, तो 2,10,000 ये आ गया था हमारा। फिर उसके बाद मुझे गुडविल दी हुई थी कि मैंने गुडविल अक्वायर करी थी 52,500 पे, तो गुडविल को भी लिख लेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट 52,500। उसके बाद मैंने इन्वेंट्री टेक ओवर करी थी 10% लेस पे, 55,000 की इन्वेंट्री थी जिसको मैं लेके गई थी 49,500 पे। लिखेंगे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 49,500। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल मुझे बोले थे, मेरे बुक्स में थे, बुक वैल्यू थी ट्रेड रिसीवेबल की 65,000, जिसके लिए मैंने 10% का प्रोविजन बना दिया था। तो इस प्रोविजन को मैं ऑलरेडी यहां से डिडक्ट करके लिख रही हूं। इन केस मुझे बैलेंस शीट में प्रोविजन दिखाई देता है, उस प्रोविजन को टेक ओवर करेंगे इन द नेचर ऑफ परचेज, लेकिन कोई भी रिजर्व टेक ओवर नहीं होता है। इसका मैं नोट आपको बाद में रिटर्न फॉर्मेट में दूंगी, ओके। तो यहाँ पे इन्वेंट्री को हम लिख लेंगे, इन्वेंट्री हमने लिख ली, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे। अब ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट वो था मेरा 58,500। नेक्स्ट मेरे पास कैश एट बैंक था, जिसको 91,600 का कैश बुक वैल्यू था, उसमें बुक में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इस कैश में से 2,000 के एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, यहां देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस वाज 12,000। 10,000 हमने नई कंपनी से पे करवा दिए थे, तो 2,000 कौन पे करेगा? ऑब्वियसली पुरानी कंपनी, तो जो कैश पड़ा है उसी में से पे होगा। सो ये 2,000 हमने उसका माइनस कर दिया। सो कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट हमारे पास आता है 89600, राइट, 89,600। अब ये हो गई मेरी एसेट्स टेकन ओवर। नाउ लेट्स सी व्हाट आर माय लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो सबसे पहला मेरा लायबिलिटी टेक ओवर करा है हमने ट्रेड पेबल का, 1,40,000 वॉज द बुक वैल्यू। अगेन इसके लिए एक प्रोविजन बनाया गया है जो है 7,000 रुपीज का, मतलब 5% ऑफ द ट्रेड पेबल। तो अमाउंट आता है 1,33,000। थोड़ी सी जगह छोड़ रही हूँ इन केस अगर मेरा कुछ कैपिटल रिजर्व या गुडविल में आना होगा तो उसके लिए। टू ट्रेड पेबल, ये मेरी लाइबिलिटी टेकन ओवर, इट कम्स आउट टू बी 1,33,000। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई एक अनरिकॉर्डेड लोन लाइबिलिटी थी 38,500 की, ओके। ये देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है an unrecorded loan liability of 38,500 to be discharged by P Limited। अब P Limited से डिस्चार्ज करवाई गई है, तो P Limited की बुक्स में इसकी सेपरेट एंट्री होगी डिस्चार्ज की, बट उससे पहले ये लाइबिलिटी हमने टेक ओवर करी है उसकी एंट्री डालेंगे। सो टू unrecorded loan liability, it is 38,500 rupees, okay।
लास्ट में मुझे बोला गया है कि ये 10% डिबेंचर्स थे मेरी बुक्स में, ठीक हो गया, 50,000 रुपीज के, इनको भी हमने डिस्चार्ज करा है। ये रहे मेरे 10% डिबेंचर्स 50,000 रुपीज के, इनको हमने डिस्चार्ज करना था एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो जितना ये लेके जाएंगे, ठीक है, ये हो गई डिबेंचर्स की अग्रीड वैल्यू, कितने पे सेट ऑफ हो रहे हैं, कितने पे सेटल हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो 20% प्रीमियम लेके ये लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो ये रहा मेरा लाइबिलिटी टेकन ओवर, 10% डिबेंचर, ये 60,000 रुपए लेके जा रहे हैं मेरे पास से। टू, अब मैं इसको यहाँ पे 10% डिबेंचर्स भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसे 10% डिबेंचर होल्डर्स भी लिख सकती हूँ। टू 10% डिबेंचर्स, ये हो गए 60,000 रुपीज के, 60,000 रुपए लेके जा रहे हैं। अब जो मैंने खर्चा किया था उस खर्चे के बदले में मुझे ये सब मिला, ठीक हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करूंगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट को। टू बिजनेस परचेज, ये था 228600, राइट। अब डिफरेंस देख लेते हैं। 2,10,000 प्लस, सॉरी, 52500 प्लस 49500 प्लस 58500 प्लस 89600, ओके। ये आता है मेरा एसेट्स का टोटल। इसमें से मैंने माइनस करना है 1,33,000 फॉर ट्रेड पेबल्स, फिर एक अनरिकॉर्डेड लोन लाइबिलिटी माइनस हुई, फिर 60,000 के डिबेंचर्स माइनस हुए, और ये मेरा टोटल अमाउंट ऑफ पीसी दैट आई हैव पेड। सो जीरो आ गया। इसका मतलब ना मेरा कुछ गुडविल के अकाउंट में जा रहा है, ना मेरा कुछ कैपिटल रिजर्व है। जितने की एसेट्स थी उतने की लाइबिलिटी सेट ऑफ करके बैलेंस मैंने पे कर दिया, बात खत्म, तुम्हारा हमारा हिसाब किताब बराबर। अब नेक्स्ट एंट्री आती है, जो इस लिक्विडेटर को हमने अपना क्रेडिटर बनाया था, तो इसको भी डिस्चार्ज करेंगे। ये लिक्विडेटर अपना पैसा लेके जाएगा, जिस जिस फॉर्म में लेके जाना है उस फॉर्म में लेके जाएगा। सो एंट्री डलेगी लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड डेबिट, ठीक हो गया। 228600, इसको मुझसे 228600 रुपीज लेने थे। अब इसने लिए कैसे? अब इस क्वेश्चन में जो परचेज कंसिडरेशन हमने डिस्चार्ज करी थी उसको देखेंगे। मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि 20% इन कैश, पीसी इज टू बी डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ 20% इन कैश। तो मैंने देखा था 228600 की मेरी परचेज कंसिडरेशन थी, उसका 20% मैंने कैश में पे कर दिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू कैश, कितना लेके चले गए। मैं आपकी ईज के लिए यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बना रही हूँ, आप फेयर में नहीं बनाएंगे। 20%, ये आ गया 45720, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने क्या दिया, मैंने अपने प्रेफरेंस शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रेफरेंस शेयर्स दिए, ठीक हो गया। और ये कैसे दिए थे, रीड करेंगे क्वेश्चन में। The issue of such an amount of fully paid 10% preference share in P Limited at 125%, इसका मतलब 125% पे दे रहे हैं। 100% से ऊपर तो शेयर का प्राइस नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे 125% पे दे रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये 25% इज द प्रीमियम? यस, दिस 25% इज द प्रीमियम। बट यहाँ पे हम जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब इस नई कंपनी में जनरेट हो रही है, वो हमेशा 100% पे होती है, ठीक हो गया। उसको कभी भी आप प्रीमियम इंक्लूड करके नहीं दिखाएंगे, प्रीमियम हम लोग सेपरेटली रजिस्टर करते हैं। टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक हमने ये भी दिया। हमने देख लिया था कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे थे 480 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक हो गया। सो ये आता है मेरा 48,000 के मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए। फिर उसके बाद मुझे बोलता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर को भी हमने इक्विटी शेयर्स दिए हैं, और वो कैसे दिए हैं यहाँ पे लिख के बता रहा है, द बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, जिसमें से 8 पेड अप है, एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 7 पर शेयर, 7 रुपए का प्रीमियम है, ठीक हो गया। तो ये प्रीमियम भी हम लोग अलग से रजिस्टर करेंगे।
₹8 हमारी पेड अप कैपिटल है, तो ₹8 हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, ₹7 हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे। ठीक हो गया। अब मार्केट वैल्यू शेयर के क्या है, मुझे अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट गेट एनी फ्रैक्शनल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो अब देखते हैं, देखिए मेरा बैलेंस बच रहा था 1,22,880 ₹15 आ गए टोटल में, तो इसका मतलब मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे थे 8192 शेयर्स। तो अब 8192 शेयर्स इशू करते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 8192 शेयर्स थे मेरे, और मेरा एक शेयर था ₹10 का, बट जिसपे ₹8 पेड अप आया है। तो ₹8 पेड अप के हिसाब से देखते हैं कितने मनी हमने रिसीव करा। 8192 इंटू 8, तो 65536 ₹65,536 इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अब बाकी का जो बैलेंस बच गया, अब अगर आप देखेंगे तो ये टोटल नहीं बैठ रहा है। 2,28,600 के देख लेते हैं कि कितना अभी तक हमने इशू कर दिया है, प्लस 48,000 प्लस 45720, 159,256 is the amount left with me. So ये अमाउंट कहाँ पे जाएगा, ये अमाउंट, सॉरी ये टोटल अमाउंट है 159,256, इतना अमाउंट मैंने रिसीव कर लिया। जो बैलेंस बच रहा है 228600, दैट इज 69,344 रुपीज, ये अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये किस नाम का होगा, ये अमाउंट है मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम का। और सिक्योरिटी प्रीमियम दो चीजों से हमें मिल रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एक तो है मेरा 480 प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, 480 प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर मुझे कितना मिल रहा था, ₹25 प्रेफरेंस शेयर्स पे मिल गया, प्लस 8192 इक्विटी शेयर्स के ऊपर मैंने ₹7 प्रीमियम रिसीव करा है। ठीक हो गया। तो इसका टोटल देख लेते हैं कितना आता है, ₹480 इंटू 25, दैट कम्स आउट टू बी 12,000, और 8192 into 7, that comes out to be 57344, 57344 plus 12,000 is 69344, जो मेरा बैलेंस था वो आ गया। सो दिस इज माय सिक्योरिटी प्रीमियम। आगे चलते हैं, हम लोगों ने अब नेक्स्ट एंट्री देखी थी। देखो हमने यहाँ पे इस जो हमने जनरल एंट्रीज देखी थी उसके हिसाब से हमने पेमेंट कर दी है कंसिडरेशन की लिक्विडेटर को। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री आती थी, हमें डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स को अब हम पे करेंगे। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि डिबेंचर होल्डर्स को हमें देना है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, राइट। तो 20% ऊपर लेके जा रहे हैं, ये हमारी अग्रीड वैल्यू थी जिस पे डिबेंचर होल्डर डिस्चार्ज होंगे। ऊपर लिखा हुआ था कि they are to be paid such an amount of fully paid 14% debenture in P Limited at 96%। कुछ कम में हम उनको इशू कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो कुछ कम में कैसे इशू कर रहे हैं, अब देख लेते हैं डिबेंचर्स का कैसे डिस्चार्ज करना है। ये थी मेरे डिबेंचर्स की अग्रीड वैल्यू, ठीक है, जिसपे मैंने उनको टेक ओवर किया था। टेक ओवर करने का मतलब मैंने आपकी लायबिलिटी ले ली, मैं डिस्चार्ज करूंगी, राइट। तो ये डिस्चार्ज हो रहे हैं 60,000 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया। 60,000 रुपीज के डिबेंचर्स हम लोगों ने डिस्चार्ज करने हैं। नए डिबेंचर्स इशू होंगे, देख लेते हैं कितने के थे। 14% डिबेंचर्स इन पी लिमिटेड टू 14% डिबेंचर्स। नाउ द क्वेश्चन इज कितने अमाउंट के डिबेंचर्स होंगे। अब आपको लगेगा कि मैम 60,000 के 60,000 के इशू कर दो, नहीं, मैंने आपको एक चीज समझानी है। हम यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट हम यहाँ पे लेंगे। देखिए पुरानी जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स मेरे पास थे और मैंने उनको कितने पे रिडीम करा, ठीक हो गया, वो बराबर होने चाहिए नए फेस वैल्यू के डिबेंचर और कितना उनका इशू प्राइस है। ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, जितने का हमने उनको देके बाय बाय करा उतने का ही इशू होना चाहिए। तो पुरानी फेस वैल्यू थी डिबेंचर की, बैलेंस शीट में देखेंगे, पुरानी बैलेंस शीट में
10% डिबेंचर 50,000 के थे। मेरे 50,000 के डिबेंचर्स थे जिनको मैंने 120% पे रिडीम करा। नई फेस वैल्यू कितनी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इशू प्राइस पता है कि मैंने इनको इशू करा है 96% पे। ठीक हो गया, तो ये आ गया 96%। शैल वी सॉल्व इट? 50,000 का 120% इज 60,000, ये हमें ऑलरेडी पता था, लेकिन हमने 96% के भाव पे इशू करा है, तो इसका मतलब मेरी जो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू आ रही है वो आ रही है 62,500। तो नए डिबेंचर्स की फेस वैल्यू आ गई 62,500, और ये 62,500 की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स मैंने 60,000 में दिए, तो बाकी का कहाँ गया? बाकी का गया मेरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, दैट कम्स आउट टू बी 2,500। आप लोगों को इसको थोड़ा सा और इंटरप्रेट करके बता देती हूँ। मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी नॉर्मल सिनेरियो में डिबेंचर्स इशू कर रही होती तो वो लिखती कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक हो गया, उनके पास कैश आता या बैंक आता, 62,500 के डिबेंचर्स इशू करे, लेकिन उनको रिसीव कितना हुआ? 60,000। तो बाकी का कहाँ गया? कंपनी का नुकसान, एंड ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। तो हमने वही डिस्काउंट यहाँ पे 2,500 का रजिस्टर कर दिया। आई होप आप लोग ये सब सीख गए होंगे। इसके फर्दर एग्जांपल्स मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगी। ठीक हो गया? अब ये हो गया मेरा अगला एंट्री, हमने डिबेंचर्स भी डिस्चार्ज कर दिए। इसके बाद हमने देखना है, हमने कंपनी ने अगर कोई भी एक्सपेंसेस पे करे हैं, हाँ मैम हमने पे करवाए थे ना, हमने 10,000 रुपए के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पी लिमिटेड से पे करवाए थे, तो वो किस वजह से पे करे होंगे? हम उसको मान लेते हैं भाई साहब गुडविल की वजह से पे कर दिए होंगे, तो ये गुडविल अब आएगी हमारी नेक्स्ट एंट्री में, राइट? तो हमारी एंट्री नंबर है, दिस इज एंट्री नंबर 5th। 5th एंट्री बन रही है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कैश एट बैंक था। ठीक है, ये देखिए सेकेंड एंट्री में हमने कैश एट बैंक लिखा था, तो बैंक से ही पे करवा देते हैं 10,000 रुपए और ये 10,000 रुपए। ठीक हो गया, तो ये हमने बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पी लिमिटेड। अब इसके बाद हमारी कौन सी एंट्री बचती है? देखिए, अब अगर आप हमारे नोट्स देखेंगे तो नोट्स के हिसाब से तो जो स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होता है उसकी एंट्री आ रही है। कॉन्ट्रा हमारे को क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया, अनरियलाइज प्रॉफिट दिया नहीं गया, बट अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा हो तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था, unrecorded loan liability of 38,500 to be discharged by P Limited। मतलब जो भी कुछ अगर नई कंपनी पुरानी कंपनी का पे कर रही है, फिर चाहे वो लिक्विडेशन एक्सपेंस हो या फिर किसी और तरीके का खर्चा इन बेचारों के ऊपर डाल दिया गया हो, तो वो हम गुडविल में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को गुडविल में रिकॉर्ड कर लिया, ये वाली हम सेपरेट इसको जो हमारी सेपरेट लाइबिलिटी है इसको हम सेपरेटली डिस्चार्ज करेंगे, तो इसकी एंट्री एक अलग से हम लोग लिख लेते हैं। 6th एंट्री आ रही है हमारी, अनरिकॉर्डेड लोन लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक 38,500 38,500। अब लास्ट हमारी एंट्री बचती है एक, जो स्टैट्यूटरी रिजर्व हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा था। स्टैट्यूटरी रिजर्व कितने का है? 5,000 रुपीज का। इसको टेक ओवर करेंगे, ये बनाया था पुरानी कंपनी ने, नई कंपनी इसको टेक ओवर करेगी, क्योंकि ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको अगर आपको टैक्स बेनिफिट कंटिन्यू करने हैं तो आपको वो स्टैट्यूटरी रिजर्व अपनी कंपनी में फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम आपको अपनी कंपनी में मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे अमालगमेशन adjustment account debit to statutory reserve। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए तो भी आपको ये एंट्री डालनी ही डालनी है, और अगर नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं तो फॉर दैट नंबर ऑफ ईयर्स आप समझ जाएंगे।
ठीक हो गया? तो ये हो गई हमारे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज़ अब इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझनी है कि हमने जो लास्ट क्लास में एंट्री सीखी थी उनको पोस्ट कैसे करना है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम कुछ स्वैप रेशो के थ्रू परचेज़ कंसिडरेशन समझेंगे। सो बी कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।